हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बीए ऑनर्स और बीएजी बीएई जीएच वाले जो बच्चे हैं उनका एक पेपर है जिसका नाम है बीईजीई 143 अंडरस्टैंडिंग पोएट्री। ये पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं और उम्मीद करती हूँ कि अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए वो तुम्हारे काफ़ी अच्छे गए होंगे। और कल जो वीडियो डाली थी उसके लिए भी थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बहुत अच्छे से लाइक किया, उसको देखा, समझा, क्वेश्चंस भी किए उसके बारे में और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किए, तो इस चीज़ के लिए थैंक यू सो मच। चलिए, इसी सीरीज़ में हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग पोएट्री के लिए। ये भी एक बड़ा पेपर है, 100 मार्क्स का आने वाला है आपका। ठीक है, इसमें हम रिपीटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं जो अक्सर रिपीट हुए हैं। ठीक है, और ये जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं ना, ये पिछले कई साल के जो पेपर होते हैं उनको एनालिसिस करने के बाद ही मैं वो क्वेश्चंस वीडियो में लेती हूँ। सो ध्यान से देख लेना उन क्वेश्चंस को। इसके साथ साथ जो आंसर्स होंगे उनकी मैं हेडिंग लिखती जाऊँगी, हेडिंग लिखूँगी और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करूँगी सो दैट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो जब आप वीडियो देख रहे हो तो उस टाइम अपना पेन कॉपी लेके बैठना और हर क्वेश्चन की हेडिंग्स और जो नोट्स में बनाऊँगी, ठीक है, वो सारी चीज़ें नोट करते जाना। तो इसी में हम पहला क्वेश्चन करेंगे। अटेम्प्ट अ क्रिटिकल ओवरव्यू ऑफ निसिम एज़केल एज अ पोएट विद स्पेशल फोकस ऑन द पोएम इन योर कोर्स। जो निसिम एज़केल है, इनके जो पोएम्स हैं एज ए पोएट, इनका आपको क्रिटिकल एनालिसिस करना है। ठीक है, एक कवि के रूप में। ओके, तो आंसर लिख लेते हैं। यस, तो निसिम एज़केल जो है ये 1924 से लेकर 2004 तक इनका जीवन काल रहा था। ही वॉज वाइडली सेलिब्रेटेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन, ठीक है, इंग्लिश पोएट्री। मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री के जनक माने जाते हैं ये। ठीक है, और उनकी जो ख़ास बात जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो कि ही पायनियर्ड अ शिफ्ट अवे फ्रॉम द रोमांटिसाइज्ड और आर्किक लैंग्वेज ऑफ हिज प्रेडिसेसर्स। जो इनके टाइम के जो बाकी के पोएट थे वो जो रोमांटिक पोएम्स वगैरह लिखते थे या अदर लैंग्वेज में जो महान चीज़ें कुछ लिखते थे, उनसे हट कर इन्होंने क्या किया, जो एक अलग ही तरह की पोइट्री को इन्होंने एक नई रास्ता दिखाया था जिसमें यू कैन से दैट अ शार्प आयरनी, ठीक है, और एवरीडे रियलिज्म की बात की है इन्होंने अपने पोएम्स में। ठीक है, जो रोज़मर्रा की जो जीवन की वास्तविकताएं हैं उनके बारे में बताया है। एंड द डिस्टिंक्ट ईडियम ऑफ अर्बन इंडियन लाइफ। ठीक है, अर्बन इंडियन लाइफ की जो जितनी भी जो बातें होती हैं, जो समस्याएं हैं, जो भी कुछ चीज़ें होती हैं, वो सारी उन्होंने अपने पोएम्स के ज़रिए बताने की कोशिश की है। तो हिज पोएट्री टिपिकली एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ एलाइनेशन। ठीक है, एलाइनेशन बताएंगे आप, आइडेंटिटी और ह्यूमन इम्परफेक्शन। ठीक है, क्योंकि कोई भी ह्यूमन परफेक्ट तो नहीं होता है, तो ह्यूमन इम्परफेक्शन की बात करिए इन्होंने अपनी कविताओं में। कहने का मतलब ये है कि जो निसिम एज़केल हैं, इन्होंने हर तरह की वास्तविकता को, हर तरह की रियलिटी को अपनी पोएम्स में इन्होंने जगह दी है। तो इसमें पहला पॉइंट हम लिखेंगे एज अ पोएट, इनको हम एनालिसिस कर रहे हैं तो पहला लिखेंगे हम। पहले इनकी जो हम डिस्क्राइब करने वाले हैं वो है पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। ये जो पोएम थी, दिस पोएम कैप्चर्स टेंस ड्रामेटिक नोट करते जाना वर्ड्स। ठीक है, ड्रामेटिक नाइट की हम बात कर रहे हैं। व्हेन अ स्कॉर्पियन स्टिंग्स द पोएट्स मदर। ठीक है, जो स्कॉर्पियो है वो जो पोएट की मदर है उसको स्टिंग कर लेता है, उसको डंक मार देता है। तो एज़केल जो है ही यूजेस इट एज अ कैनवस टू एक्सप्लोर द टेंशन बिटवीन सुपरस्टिशन रिलीजियस फेथ, ठीक है, और रैशनलिज्म, इनके बारे में उन्होंने बात की है इस पोएम में। ठीक है, तो पहली हेडिंग हम बनाएंगे
जिसमें लिखेंगे सुपरस्टिशन वर्सेस साइंस, अंधविश्वास और साइंस में किस तरह से मतलब एक दूसरे के किस तरह से विरोधी बताया इन्होंने। तो इसमें जो बातें बताई हैं, द टेरिफाइड पीजेंट्स अटेम्प्ट्स रिचुअल कर्सेस एंड जो इनकांटिनेशंस टू टेम द पॉइजन, ठीक है, वो पॉइजन को निकालने के लिए किस तरह के रिचुअल किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें बतानी है। वाइल द पोएट्स रैशनलिस्ट और स्केप्टिक फादर ही ट्राइज एवरी मॉडर्न मेडिकल रेमेडी अवेलेबल लाइक हर्ब्स, जितनी भी हर्ब्स थी, ठीक है, पाउडर, दवाइयों के जो भी पाउडर थे, और पैराफिन, ठीक है। तो सुपरस्टिशन में तो आप बताएंगे कि कुछ रिचुअल्स किए गए थे, कुछ कर्सेस करे गए थे, और इनकैंटेंशंस टू टेम द पॉइजन। वाइल उसी जगह दूसरी तरफ जो फादर हैं, ही द पोइट्स, वाइल द पोइट्स रैशनलिस्ट फादर, ठीक है, स्केप्टिक फादर ट्राइज एवरी मॉडर्न मेडिकल रेमेडी लाइक हर्ब्स, पाउडर और पैराफिन, ठीक है। तो एक हम ये कर लेंगे। सेकंड आप बताएंगे इसमें मैटरनल सेल्फलेसनेस। जो क्लाइमैक्स है इस पोएम का, वो एक शिफ्ट कर देता है चीज़ों को, दैट शिफ्ट्स अवे फ्रॉम दीज कन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजीज। जैसे आफ्टर 20 आवर्स ऑफ एनोगाइजिंग पेन, द मदर्स फर्स्ट वर्ड क्या थे, इतनी जब वो स्कॉर्पियन उसको उसकी मदर को जब डंक मार देता है, स्टिंग करता है, तो जो मदर हैं काफ़ी देर तक टाइम तक जब उनका वो जो क्लाइमैक्स में आप बात कर रहे हैं ना, तो व्हेन शी आफ्टर 20 आवर्स ऑफ एनोगाइजिंग पेन, जो सहने के बाद जो मदर के जो फर्स्ट वर्ड थे वो थे कि थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन, कि जो स्कॉर्पियो था उसने मुझे पकड़ा और मेरे बच्चों को छोड़ दिया। मतलब एक तरह से वो अपने आप को भाग्यशाली समझ रही थी कि मेरे बच्चों को कुछ नहीं हुआ, बस मुझे ही दैट पिक्ड मी, ठीक है। सो ये जो दिस अंडरस्कोर दैट एस्किल्स फोकस ऑन यूनिवर्सल ह्यूमन वार्मथ और सेल्फलेस अनकंडीशनल लव ओवर फिलोसॉफिकल डिबेट, ठीक है, वो इस डायलॉग से ही पता चल रहा है। फिर सेकंड पोएम जो आप बताएंगे एंटरप्राइज, इनके बारे में द फिटिलिटी ऑफ मेटाफोरिकल जर्नी के बारे में बताएंगे। तो एंटरप्राइजेस जो है इट्स एन एल्गोरिकल पोएम है दैट मिरर्स द ह्यूमन कंडीशन एंड द परस्यू ऑफ एम्बिशन, ठीक है। तो ह्यूमन कंडीशन के बारे में बात करती है ये पोएम, और उसके बाद इस टॉक अबाउट परस्यू ऑफ एम्बिशन, ठीक है। सो जो नैरेटिव इस पोएम में दिखाया गया है, द नैरेटिव फॉलोज अ ग्रुप ऑफ एंथुसियास्ट हु एम्बार्क ऑन अ पिलग्रिमेज विथ हाई होप्स, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक एक हेडिंग हम डालेंगे, इस पोएम के बारे में हमें डिटेल बताना है। 2 पॉइंट हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है फेजेस ऑफ डिसइल्यूजनमेंट के बारे में। एज अ जर्नी प्रोग्रेस अ ग्रुप फेसेस दैट नेचुरल हार्डशिप, ठीक है, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट अमंग मेंबर्स, मतलब जितने भी लोग थे उस ग्रुप में, उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो गए थे आइडियोलॉजिकल और हार्डशिप को लेकर, नेचुरल हार्डशिप के बीच इन दोनों चीज़ों पर कॉन्फ्लिक्ट हो गया था बिटवीन अमंग द मेंबर्स एंड द लॉस ऑफ फ्रेंड्स। सो द इनिशियल एक्साइटमेंट गिव्स वे टू एग्जॉशन और डिवीज़न, मतलब जो स्टार्टिंग का जो एक्साइटमेंट थी ना, वो कहीं ना कहीं एक थकावट और एक डिवीज़न, अलगाव में बदल गया था। वो जो पूरा ग्रुप एक जिस आइडियोलॉजी के साथ चला था। एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑर्डिनरी, when the weary travels finally reach their destination क्या था उनका, द सी, ठीक है। तो वहाँ पर they realize the journey offered no profound spiritual enlightenment, तो they discover that their deeds were, उनकी जो deeds थी, ठीक है, उन्होंने realize किया कि the deeds were never neither great, ना तो वो great थी nor rare, जो वो चाहते थे वो चीज़ें ना तो इतनी ग्रेट थी और ना ही बहुत रेयर थी।
सो दिस पोएम कंक्लूड करती है विद अ क्रूशियल रियलाइजेशन द ट्रू वैल्यू ऑफ लाइफ लाइज not in grand ambitious enterprises but in accepting the simple realities of home and everyday existence. ठीक है, ये सारी चीज़ें इन्होंने एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑर्डनरी में आ जाएगा. लास्ट हेडिंग बात करते हैं एक्सेल्स पोएटिक लेगेसी. तो जो एस्केल है उसकी स्ट्रेंथ एज अ पोएट लाइज इन हिज क्राफ्टमैनशिप. ठीक है, और ही अवॉइड्स मेलोड्रामा इन फेवर ऑफ कोलोक्वियल और कन्वर्सेशनल टोन व्हेन राइटिंग इंडियन इंग्लिश. जब वो इंडियन इंग्लिश के बारे में लिख रहे होते हैं तो वर्सेस दैट affectionately mock the idiosyncrasies of local speech. ठीक है, his work, इनका जो काम है, that remains incredibly relevant for getting a critical yet empathetic look at the post-colonial Indian identity. Okay, इसके बाद आप conclusion लिख देना. ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि होने वाला है आपका. डिस्कस वर्ड्सवर्थ एज अ रोमांटिक पोएट इन द लाइट ऑफ द पोएम रोइंड कॉटेज. रोइंड कॉटेज जो इनकी पोएम है, इसके अकॉर्डिंग वर्ड्सवर्थ को एक रोमांटिक पोएट कैसे हो सकते हैं वो उनके बारे में डिस्कस करना है. ओके, विलियम वर्ड्सवर्थ. ठीक है, इनकी जो पोएम है द रूइंड कॉटेज, ये एग्जाम्पलीफाई करती है हिज रोल एज ए फाउंडेशनल इंग्लिश रोमांटिक पोएम. रोमांटिक पोएट, ये जो पोएट है ना, इसका जो सेंट्रल आइडिया है, सेंट्रल, और इसका जो ट्रेजिक स्टोरी ऑफ अबाउट मार्गरेट, जो एक लेडी है whose life unravels due to poverty and her husband's departure. ठीक है, एक तो पुअर होती है, दूसरा इसका जो हस्बैंड है वो कहीं चला जाता है. ठीक है, और परफेक्टली that is exemplifying and reflecting the romantic focus on the emotional lives of ordinary people. ये इस पोएम का सेंट्रल थीम है. सो द ह्यूमन नेचर बॉन्ड एंड द सूदिंग पावर ऑफ नेचर, ये सारी चीज़ें हैं जो हम इस पोएम के बारे में बताएंगे. ठीक है, पहली हेडिंग लिखेंगे फोकस ऑन द कॉमन मैन और द लैंग्वेज. ठीक है, अब जैसे कॉमन मैन की यहाँ पे बात आ रही है तो आप समझ सकते हो कि इसमें जो पोएम में कॉमन मैन हो गए तो वहाँ की जो लैंग्वेज हो गई, कल्चर हो गया, ऑर्डिनरी पीपल हो गए, उन्हीं के बारे में बात होने वाली है. तो इंस्टीड ऑफ ग्रैंड मेटालॉजिकल फिगर्स, वर्ड्सवर्थ जो है ही चूजेस एन इम्पोवरिश्ड रूरल फैमिली एज हिज ट्रेजिक सब्जेक्ट. अपने सब्जेक्ट के लिए वो रूरल कैरेक्टर्स को लेते हैं. दिस अलाइन विद हिज बिलीफ इन द लिरिकल बैलेड्स. ये आपने पढ़ा होगा ना, लिरिकल बैलेड्स. द पोएट्री शुड यूज रियल लैंग्वेज ऑफ मैन टू वैलिडेट द प्रोफाउंड इमोशन ऑफ लोअर क्लासेस. ठीक है, जो लोअर क्लासेस है ना, उनके बारे में, उनके जो इमोशंस हैं उनकी बात करते हैं. सेकंड, इंटरप्ले बिटवीन ह्यूमन इमोशन और लैंडस्केप. ठीक है, सो इसमें आप बताएंगे कि दिस पोएम हैवीली रिलाइज ऑन द पैथेटिक फैलेसी वेयर जो नेचुरल एनवायरनमेंट है. ठीक है, इस पोएम में जो भी नेचुरल एनवायरनमेंट दिखाया गया है दैट मिरर्स द इनर despair of the human subjects as Margaret, जो मार्गरेट है, sinks into agonizing waiting and grief and her garden becomes overgrown and the cottage crumbles
ये सारे जो सीन उसमें दिखाए गए हैं. सो दिस इकोलॉजिकल कनेक्शन अंडरस्कोर्स द रोमांटिक बिलीफ दैट ह्यूमैनिटी और नेचर, ह्यूमैनिटी एंड नेचर, दे आर डीपली इंटरवाइंड. ठीक है. कैसे? जब मार्गरेट वेट करती रहती है अपने हस्बैंड का, तो उसकी वजह से जो वो कुछ ध्यान नहीं देती अपने गार्डन की तरफ. जो गार्डन है वो बुशी हो जाता है, घास उग जाती है, ओवरग्रोन हो जाती है चीज़ें, और जो कॉटेज है वो भी क्रम्पल्स करने लगता है, मतलब पुराना हो जाता है, दरारें पड़ जाती है. तो ये जो चीज़ें दिखाई गई है ना, ये नेचर का जो कनेक्शन है ह्यूमन्स के साथ, ह्यूमन इमोशन के साथ, तो ये दोनों चीज़ें किस तरह से डीपली इंटरवेंड है वो इसमें बताने की कोशिश की गई है. मेडिटेशन ऑन सफरिंग एंड कैथारसिस. वर्ड्सवर्थ डज नॉट शाई अवे फ्रॉम हार्श सोशो इकोनॉमिक रियलिटीज़. जितनी भी सोशो इकोनॉमिक रियलिटीज़ है ना, उसके बारे में बात करते हुए ही डोंट शाई. एंड इसके साथ साथ अब सोशो इकोनॉमिक रियलिटीज़ कौन कौन सी होती हैं? पुअर्टी, ठीक है, पुअर्टी हो गया, और डिस्प्लेसमेंट, इनके बारे में बात करते वो शर्माते नहीं है, हेजिटेशन फील नहीं करते. थ्रू द नैरेटर्स कंटेम्पलेशन ऑफ द ट्रेजेडी द पोएट अल्टीमेटली फाइंड्स अ सेंस ऑफ ट्रांसेंडेंट calm. This poem showcases the romantic view that nature, even amidst devastation, acts as a source of spiritual endurance and philosophical reflection. ये नेचर की बात हो रही, ठीक है. कंक्लूजन लिख देना, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा. एक और क्वेश्चन करेंगे हम. डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ मिथ इन द पोएम द एंशेंट रॉक्स ऑफ शेरा. जो ये पोएम है एंशेंट रॉक ऑफ शेरा, इसमें जो मिथ को यूज़ किया गया है उसके बारे में बात करनी है. आंसर लिखेंगे कि द एंशेंट रॉक्स ऑफ शेरा रिटन बाय कैम्फन सिंह नोकनराय, जो इसके राइटर हैं. इस पोएम में बताया गया है कि दिस पोएम इज़ अबाउट दिस मिथ, एंड दिस मिथ सर्व्स एज अ लेंस टू कंट्रास्ट a region's tragic past, एक ट्रेजिक पास्ट और हार्श प्रेजेंट, एक दुखद पास्ट और हार्श प्रेजेंट, कठोर वर्तमान के बारे में एक मीडिएटर की तरह एक बात करते हैं, मीडिएटर की तरह बात बताते हैं इसमें. सो द पोएट जो है ही यूजेस द खासी लेजेंड. ठीक है, ये नाम याद रखना, खासी लेजेंड ऑफ द थैलन, खासी लेजेंड ऑफ थैलन, a gigantic man eating serpent to explain the creation of the deep yawning gorge of Sora, जिसको चेरापूंजी भी कहते हैं. ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है. अब हम बात करने वाले ये मिथ के बारे में. ठीक है, इसमें जो जो मिथ बताए गए हैं पोएम में उसको एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे. तो मिथ्स की जो हम बात कर रहे हैं, पहला है ओरिजिन ऑफ द लैंडस्केप. ठीक है, लैंडस्केप का ओरिजिन किस तरह से इन्होंने बताया कि द इमेंस स्केर्ड रवाइंस और डीप कैन्यन्स ऑफ द रीजन, ये सारी चीज़ें अबाउट एक रीजन के बारे में है. आर दीज थिंग्स आर डिस्क्राइब्ड एज अ फिजिकल वुंड्स. ठीक है, घाव जिसको बोलते हैं ना, फिजिकल वुंड्स की तरह इनको डिस्क्राइब किया गया है. एंड डेथ थ्रोन्स लेफ्ट बिहाइंड बाय द लेजेंडरी मॉन्स्टर. ठीक है, तो ये लैंडस्केप का ओरिजिन इस तरह से हुआ था. सिंबल ऑफ सफरिंग
इसमें जो एक मिथ है, जो एक सफरिंग का जो सिंबल बना दिया गया है, उसके बारे में बताएंगे। जो सरपेंट है यहाँ पर, द सरपेंट, हिज ग्रीडी डिस्ट्रक्शन मिरर्स द हिस्टोरिकल और कंटेम्प्रेरी मिजरीज ऑफ द खासी पीपल। ठीक है। देन थीमेटिक कंट्रास्ट, while the ancient myths tells a story of violence and blood, this poem contrasts it with the current bleak reality की बात करती है, like a barren, withered and isolated, अकेलापन, एकाकीपन, isolated environment that has left men and trees किस लिए struggling to survive करने के लिए struggle उनका दिखाया गया। So this full poem explores its cultural nuances। ठीक है, like you know the name, the ancient rocks of शेरा। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा इस तरह से। ये 3 पॉइंट आप नोट कर लेना। ठीक है, कि क्यों ये मिथ जो थे, वो कौन कौन से मिथ थे जो इसमें बताए गए हैं। इसके बाद आप कंक्लूजन लिख देना। कंक्लूजन में थोड़ी सी कुछ नहीं करना, थोड़ी सी समरी लिख देनी है आपने पोएम की, कंक्लूजन आपका कंप्लीट हो जाए। कुछ शॉर्ट नोट कर लेते हैं आप, क्योंकि इस पेपर में आपके शॉर्ट नोट भी आएंगे जो 10 मार्क्स के होने वाले हैं। ठीक है, 2 करने हैं कोई भी, तो वो हम देख लेते हैं। मल्टीपल मीनिंग ऑफ राइड इन द लास्ट राइड टुगेदर, ये जो पोएम है लास्ट राइड टुगेदर, इसमें जो राइड है, राइड पर जो है उसके मल्टीपल मीनिंग्स बताने हैं आपने। ओके, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसके जो पोएट हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग। ठीक है, इनकी पोएम है द लास्ट राइड टुगेदर। इसमें जो वर्ड है राइड, दिस शिफ्ट्स फ्रॉम अ लिटरल हॉर्स बैक टू अ हॉर्स बैक जर्नी लिख देती हूँ मैं। एक हॉर्स बैक जर्नी से ये शिफ्ट होके एक फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअल मेटाफर। Okay, so this word ride shifts from a literal horseback journey to a broader philosophical, spiritual and spiritual metaphor। ठीक है, so this thing represent करती है a journey of emotional acceptance, the transcendence of physical boundaries and a hopeful desire to make a fleeting perfect moment last forever। ओके, पहला पॉइंट हम लिखेंगे लिटरल जर्नी। इनिशियली क्या होता है, जो राइड वर्ड है, जो राइड की जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, राइड इज़ ए रियल हॉर्सबैक राइड रिक्वेस्टेड बाय द रिजेक्टेड लवर एज अ फाइनल फेयरवेल। ठीक है, इट सर्व्स अ टेंजिबल confronting physical bond share with between the speaker and his mistress। ठीक है, tangible confronting physical bond shared between the speaker or his mistress। Life itself, this ride becomes a metaphor for the human experience, comparing his failed romance to the struggles of statesman, artist, ठीक है, musician और the speaker itself। That concludes that while all human endeavors face limitations, and living fully in the ride of life brings meaning। Okay,
स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंस की अगर बात करें हम, तो एज द राइड कंटिन्यू, जैसे जैसे वो राइड कंटिन्यू रहती है, इट ट्रांसेंडेंस द फिज़िकल रियलिटी। फिज़िकल रियलिटी में सांसारिक वास्तविकता के बारे में बात कर रहे हैं। सो द लवर्स बिकम मेंटली और स्पिरिचुअली यूनाइटेड। दे बोथ बिकम स्पिरिचुअली और मेंटली यूनाइटेड एंड escaping earthly constraints and the pain of their separation। ठीक है, उसके साथ साथ वो जब उनके अलग होने का जो पेन है उसको भी एक तरह से साथ ही उस चीज़ को फील करते हैं, उससे दे स्टार्ट एस्केपिंग फ्रॉम दैट पेन ऑफ देयर सेपरेशन। द एटर्नल प्रेजेंट, अल्टीमेटली द राइड रिप्रेजेंट्स that a suspension of time the speaker wishes to make the present moment eternal, questioning whether heaven itself is simply an everlasting continuation of this ride। ठीक है, तो राइड के यहाँ पर इस तरह से अलग अलग मीनिंग बता देने हैं आपने। अनदर शॉर्ट नोट हम करने वाले हैं, दैट इज़ विंटर लैंडस्केप इन द स्नोमैन। जो स्नोमैन पोएम है ना, उसमें जो विंटर लैंडस्केप है उसके बारे में बताना। सो द पोएट्स नेम इज़ वैलेस स्टीवन। वैलेस स्टीवन की फेमस पोएम है द स्नोमैन। इसमें जो विंटरस्केप बताया गया है, जो लैंडस्केप की जो बात हो रही है यहाँ पे, दिस लैंडस्केप इज़ डिपिक्टेड एज a stark and emotionless and bare environment की बात हो रही है। ठीक है, तो ये जो स्पीकर है, द स्पीकर यूजेस द फ्रीजिंग सीनरी। वो सीनरी की बात करते हैं जो बिल्कुल फ्रीज है, स्नो, आइस ही आइस है जहाँ पर चारों तरफ, वहाँ पर क्या वो डिस्क्राइब करते हैं, पाइन कॉन ट्रीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, क्रस्टेड विद स्नो, आइस शेक्ड जेनिपर्स एंड रफ स्प्रूसेस ग्लोइंग अंडर द जर्नी सन टू एक्सप्लोर हाउ ह्यूमन परसेप्शन प्रोजेक्ट्स इमोशंस इनटू नेचर। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं हम लैंडस्केप के बारे में। पहला पॉइंट लिखेंगे विजुअल्स। विजुअल्स में क्या क्या चीज़ें इन्होंने बताई हैं, फ्रोस्ट, क्रस्टेड पाइन ट्री, ठीक है, और जर्नीपर्स शेक्ड with ice। ठीक है, एंड द स्प्रूसेस, इसके साथ साथ जो द स्प्रूसेस ग्लिटरिंग इन द डिस्टेंस अंडर अ लो जनवरी सन। जो जनवरी में ठंड ज़्यादा होती है ना, तो सन इतना निकलता नहीं है, बट फिर भी थोड़ी बहुत जो धूप होती है, उस धूप में वो जो नेचर को जिस तरह से डिस्क्राइब कर रहे हैं कि फ्रोस्ट भी होता है, क्रस्टेड पाइन ट्रीज़ होते हैं, जेनिपर्स होते हैं, जेनिपर्स शेक्ड विद आइस, स्प्रूस ग्लिटरिंग इन द लो सन। देन ऑडियो की बात करते हैं। ऑडियो में किस, विंड, द विंड whistling through a bare, desolate landscape। ठीक है, rustling a few meanings, sparse leaves, that's it। तो ये सारी आवाज़ें जो आ रही थी, हवा के चलने की आवाज़, अब एक डेसोलेट लैंडस्केप की आवाज़, रसलिंग अ फ्यू रिमेनिंग स्पेयर्ड लीव्स, जो सूखे हुए पत्ते थे, गिरे हुए थे, उनकी आवाज़ के बारे में बात हो रही है। देन द ऑब्जर्वर। सो जो आइडियल ऑब्जर्वर है इस पोएम में,
कौन है वो? द स्नोमैन। ठीक है, ये जो टाइटल है इसके बारे में, ही इज़ अ डिटैच्ड लिसनर स्टैंडिंग इन द स्नो हु इज़ नथिंग इटसेल्फ। आपने स्नोमैन देखे होंगे कार्टून्स में, मूवीज़ में बनाए हुए, है ना। तो वो ये स्पीकर जो है वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो स्नोमैन है वो अपने आप में तो कोई नहीं है, क्योंकि वो एक बेजान सी चीज़ है, ठीक है, बट ही इज़ डिटैच्ड, उसने वो बिल्कुल अलग है उन चीज़ों से। हु इज़ लिसनिंग स्टैंडिंग इन द स्नो, कि हु इज़ नथिंग इटसेल्फ, कि वो कुछ नहीं है, बट फिर भी वो नेचर की वो सारी चीज़ें जो हैं वो खड़े हुए उसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। बिकॉज दिस ऑब्जर्वर लैक्स पर्सनल। अब ये जो स्नोमैन है ये ही इज़ ऑब्जर्विंग लैक्स ऑफ पर्सनल सब्जेक्टिव इमोशंस, ठीक है, एंड दे कैन सी द लैंडस्केप एग्जैक्टली एज इट इज़ विदाउट फिल्टरिंग इट थ्रू फीलिंग्स और डेस्पेयर ऑफ ह्यूमन सोलो। ठीक है, इस तरह से आप स्नोमैन के बारे में बता देंगे कि एज ए ऑब्जर्वर वो क्या फील कर रहा है, क्या उसका काम है और किस तरह से उसको पोर्ट्रे किया गया है पोएम में। चलिए 2 और शॉर्ट नोट करने हैं, हम करने वाले जो हैं हमारे चिनार ट्री इन एज ए सिंबल इन दारूवाला's पोएम चिनार। ये जो ट्री है इसको एक सिंबल के रूप में किस तरह से बताया है उन्होंने अपने पोएम चिनार में। और हमारा एक और शॉर्ट नोट करेंगे प्रोटेस्ट इन द केव्स, जो पोएम है केव्स, उसमें जो प्रोटेस्ट दिखाए गए हैं क्या है वो, उनके बारे में आपको बताना है। तो पहले हम करेंगे सी। तो जो इसके राइटर हैं द KKN दारूवाला। जब मैं छोटी थी ना, तो जो मेरे सीनियर होते थे घर में, एल्डर्स थे, जब वो पढ़ रहे थे तो उनकी कुछ इंग्लिश की जो सिलेबस होता था उसमें जब मैं ये वर्ड देखती थी ना दारूवाला, तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगता था कि यार ये कैसा नाम हुआ। तो मैं पूछती थी उनसे कि दारूवाला मतलब ये लोग शराब बेचते हैं क्या, कि शराब बेचने वाला कैसे पोएट हो सकता है। तो मैं थोड़ा सा ना कन्फ्यूज़ रहती थी इस नाम को लेके तो क्योंकि नाम ही ऐसा है ना। देखो, हमें किसी के यहाँ नाम का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ अपने चाइल्डहुड का, क्योंकि जब छोटे होते तो बच्चों को नहीं पता था ना कुछ भी, सर नेम क्या है, कास्ट क्या है, ये वो सो। बट जब ये नाम मैं देखती थी तो मुझे लगता था ये ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई दारू वाला को उसमें सिलेबस में रखा हुआ है। तो ये चीज़ें तो मतलब लिकर को और जो ये वाइन होती है ये तो अच्छी चीज़ नहीं होती ना, तो इसको सिलेबस में क्यों रखा हुआ है। तो मैं इस तरह से समझती थी इस चीज़ को। चलो, तो जो एन दारूवाला है, इनकी जो पोएम है चिनार, इसमें जो ट्री है, द ट्री ऑपरेट्स एज अ मल्टी लेयर्ड सिंबल ऑफ द कश्मीरी लैंडस्केप। ठीक है, एंड इट्स रेजिलियंट पीपल और द ट्रेजिक इनएविटेबिलिटी ऑफ डीके। मतलब ये जो दारूवाला है, इनकी जो कविता है चिनार में जो पेड़ हैं, ठीक है, वहाँ के जो लोग हैं, जो जुझारू लोग हैं, और एक जो सैड रियलिटीज़ हैं, ठीक है, जो उनको एक मल्टी लेयर्ड सिंबल के रूप में इन चीज़ों को यूज़ किया गया है दिखाने के लिए पोएम में। ठीक है, और द शेडिंग लीव्स, इसके साथ साथ जितने भी शेडिंग लीव्स हैं, सूखे पत्ते, these things mirrors both seasonal shift और the historical political violence, ठीक है, that has plagued the valley। ये जो शेडी लीव्स है ना, ये रिप्रेजेंट करते हैं हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल वायलेंस को। ओके, अब बात करते हैं हम जो दारूवाला जो यूज़ ऑफ चिनार अनफोल्ड्स थ्रू स्पेसिफिक सिंबल्स। अब हमें सिंबल्स की बात करनी है, एक एक हेडिंग रखूँगी, वो नोट करते रहना। डिकेइंग, मैजेस्टी एंड रेजिस्टेंस। जो फॉलिंग लीव्स हैं, falling crinkled leaves, these are compared to
a dry rain, or dead moths. moth जानते हो ना, बटरफ्लाई जैसा लगता है. These things represent करती हैं the dying giant of Kashmir culture and its proud, strong people losing their vitality to socio-political turmoil. So, in the short way, the leaves clenching like a child fist evokes a sense of defiance despite the inevitable fall. That's it. ठीक है. सेकंड लिखेंगे द बोनफायर डेथ के बारे में बताएंगे. सो द फेरी ऑकर एंड द क्रिम्सन ह्यूज ऑफ द ऑटम लीव्स, ये सिम्बोलाइज करती हैं बोथ द फेरी ब्यूटी ऑफ नेचर एंड द डिस्ट्रक्टिव फायर ऑफ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट. क्षेत्रीय जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे उनके बारे में भी बताता है द बॉनफायर. दारू वाला जो है ना वो बहुत ही मास्टरफुली ही वेव्स द ब्यूटी ऑफ द लैंडस्केप विद द ट्रेजेडी ऑफ इट्स सोशियो पॉलिटिकल लैंडस्केप. ठीक है, बॉनफायर डेथ की बात कर लेंगे. देन थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ द वैली. वैली मीन्स कश्मीर वैली. ठीक है, बाय लिंकिंग चिनार, जिस तरह से उन्होंने चिनार ट्री को लिंक किया है टू द रनिंग आई ऑफ झेलम. द ट्री इज tethered to the pulse of Kashmir and the shading leaf, हर जगह जो शेडिंग लीव्स की बात हो रही है, द शेडिंग ऑफ द लीव्स एक्ट एज ए हिस्टोरिकल. ये जो शेडिंग लीव्स है ना ये एक्ट करता है एज हिस्टोरिकल कल्चरल ट्रेजेडी. that flows continuously with the river or itself. और रिवर कौन है? झेलम. ओके, नेक्स्ट करेंगे हम द प्रोटेस्ट इन द कैनवस. ये जो पोएम है द कैनवस, इसमें जो प्रोटेस्ट बताए गए, जो विरोध दिखाया गया उसके बारे में बात करेंगे. सो दिस पोएम इज़ very important metaphor of art to protest against societal constraints. इसके बारे में बात हो रही है एंड द ह्यूमन टेंडेंसी टू ओवर एनालाइज इमोशंस. दैट्स इट. ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं जो की थीम्स हैं इसमें जो प्रोटेस्ट के बारे में बात करते हैं उसके बारे में. पहला लिखेंगे हम प्रोटेस्ट अगेंस्ट ओवर एनालिसिस. The speaker objects to the audacity of people, ठीक है, who demand clear rational explanation for feelings or poetry. Just as you won't ask someone to justify their love for their child. आप अगर आपसे कोई पूछे कि आप अपने बच्चों से कितना प्यार करते हो तो you can't justify, है ना. And the poet feels that dissecting a poem destroys its raw emotional life. ठीक. Second, society's demand for cheer. According to this poem, society is often uncomfortable with swirling melancholy or sadness. वो तो हर कोई होता है.
सो दिस पोएम हाईलाइट करती है द प्रोटेस्ट ऑफ द आर्टिस्ट, उस आर्टिस्ट का प्रोटेस्ट दिखाती हैं, हु इज़ एक्सपेक्टेड टू राइट cheerful verses while their actual reality might be steeped in decay or struggle. Third है protest through form. In the broader context of contemporary poetry, this poem utilizes a free, seemingly formless structure as a direct subversion of traditional rules. So, by refusing to conform to neat or expected metrics, this poem acts as an agent of rebellion against literary और social norms. ठीक है, चलिए ये हमारे शॉर्ट नोट भी हो गए हैं. आई होप वीडियो हेल्पफुल रहेगी तुम लोगों के लिए. अगर जो भी क्वेश्चंस आएंगे प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन कौन से क्वेश्चन किए, कैसा तुम्हारा एग्ज़ाम गया, ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन टफ़ लगा वो भी मेरे को बताना. और इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी जल्दी आएगा. ठीक है, चलो, बेस्ट ऑफ लक.